Hello students, good morning. Today we are going to study about other methods of vector addition. अभी हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो ज्योमेट्रिकल मेथड में ट्रायंगल मेथड हमने देखा, और जो दूसरा मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे वो है पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड को आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली पैरेललोग्राम मेथड जो है वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स पे डिपेंड है। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर है क्या, वो ज़रा समझें। अगर कोई भी दो वेक्टर हो और हम किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से उनको हम दिखा पाएँ, तो उन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से शो होता है। और चूंकि पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, तो ऐसा डायगोनल जो दोनों वेक्टरों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या यूँ बोलें जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से पास करता है। एक डायगोनल हमारे पास ये भी होगा, बट दिस डायगोनल विल नॉट शो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट मीन्स रिजल्टेंट। यहाँ पे वेक्टर आर जो होगा, दिस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पर आपके पास ये मिल जाता है। तो अगर हम दो वेक्टर यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स से दिखा पाएँ, तो उन दोनों एडजेसेंट साइड के पॉइंट ऑफ मीटिंग से जाने वाला जो डायगोनल होगा, इट विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दैट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंड दिस वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम मेथड है, जो ज्योमेट्रिकल मेथड का एक दूसरा फॉर्म है। पहला फॉर्म हमने देखा वो ट्रायंगल मेथड था, और यहाँ पर जो दूसरा फॉर्म है वो है पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड में जैसे ही आप देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा, दिस थीटा, सपोज थीटा, तो वेक्टर आर का जो मॉड होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, इट डिपेंड्स अपॉन थीटा। ये हमारा थीटा के ऊपर ही डिपेंड करेगा। डायरेक्शन तो डिपेंड ही करेगी, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस, लेकिन ये वेक्टर आर की जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो थीटा पर डिपेंड करेगा, जहाँ पे थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो पैरेललोग्राम मेथड आपने देखा, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी इसी को आप बोलते हैं। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को अगर आप फ्रेम करें तो बहुत ही आसान है। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by two adjacent sides, by two adjacent sides of a parallelogram, then diagonal of parallelogram which passes through point of intersection of that two vectors represents vector r, that means resultant. So if two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, then diagonal of parallelogram which passes through the point of intersection of that two vectors will represent vector r.
ये आपने देखा, और इसी को हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या हिंदी में इसको हम समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का नियम। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लें। अब इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, इसको हम कैसे एक मैथमेटिकल फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हमारे इसका एक सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो ज़रा इसका मैथमेटिकल फॉर्म पे हम आते हैं कि पैरेललोग्राम का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, ये भी ज़रा समझें। तो यहाँ पे हमने दो वेक्टर ले लिए, एक था वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, एंड सपोज देयर इज अ पॉइंट ओ विच इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर बी। Tail of these two vectors are coinciding at point O. Just we will make a parallelogram by using these two vectors as the sides of this parallelogram. Suppose this is point capital A and this is point capital B, and suppose this is point capital C. Then this diagonal, that means vector OC, will give resultant of vector A and vector B. And suppose just consider we have this as a vector R, capital R, and just we have taken this angle between these two vectors, vector A and vector B, is phi, suppose, and this vector R is just inclined at vector A by an angle of theta. So we can just extend this vector A along its direction, and we can drop a perpendicular from point C to this line, that means OA, extended portion of OA. And suppose this is the point M which is called as foot of perpendicular. यहाँ से हमने C से अपने एक लंब को ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और यहाँ पे ये पॉइंट M पे गिर जाता है। If this angle is theta phi, then this angle is also phi, as we know in earlier classes. So this angle is phi and this angle is phi. As this side OB is just parallel to the side OC. So according to the property of this parallelogram, length of OB is just equal to length of AC. But as we know, length of OB is just equal to mod of vector B, and let us consider B. Similarly, length OA is just equal to mod of vector A, and which is just A. So as this OB is just equal to AC, so AC is equal to B. That means length of AC is equal to length of OB, and length of OB is equal to B. तो यहाँ पे इसकी लंबाई स्मॉल b हो जाएगी, and this angle is phi, भी आपको पता है। और अगर हम देखें तो वेक्टर आर जो OC की लेंथ होगी, वेक्टर आर का मॉड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, एंड सपोज दिस इज कैपिटल आर मान लेते हैं, तो ये आर के बराबर हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, तो ये अगर छोटा सा ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे लेते हैं AMC अगर हम ट्रायंगल लें और ये एंगल हमारा फाई है, तो ये जो लेंथ है B है, इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप cos फाई की वैल्यू निकालो तो cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस AM अपॉन कैपिटल स्मॉल b, सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, so this base AM is equal to B cos phi. Similarly, by using sin phi, as we know sin phi is equal to perpendicular upon hypotenuse, so this is CM or MC upon this B, so CM is equal to B sin phi. So it is clear we have got this AM and CM. AM is base of this triangle and CM is perpendicular of this triangle. That means CM is height of this small triangle or a smaller triangle which we have drawn from here. Now we can take this big right angle triangle OCM.
आप OCM को ले सकते हैं। अगर हम OCM को देखें तो OCM में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये कर्ण बनेगा, हाइपोटेनस होगा, तो OC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं OC की वैल्यू इस कैपिटल R के बराबर है, तो यहाँ पे कैपिटल R का स्क्वायर। OM की वैल्यू हमारे पास है OM, क्योंकि OM की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो OA प्लस AM करेंगे, तो OM इज इक्वल टू OA प्लस AM, और OA की वैल्यू है A स्मॉल a, और AM की वैल्यू आपने यहाँ से निकाला हुआ है B cos phi, सो वी कैन पुट हियर B cos phi OM इज इक्वल टू A प्लस B cos phi होल स्क्वायर प्लस CM, एंड ऑल्सो वी हैव दिस AM इज इक्वल टू B cos phi, ये आपने निकाला था, सॉरी। तो यहाँ पे CM की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, CM इज इक्वल टू B sin phi, तो यहाँ पे B sin phi रख दो। सो वी हैव कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B cos phi होल स्क्वायर प्लस B sin phi होल स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास आ जाता है। अब इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर phi प्लस 2AB cos phi प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर phi। तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर phi, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi, अगर दोनों जगह से B स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर phi प्लस कॉस स्क्वायर phi बिकम्स 1, और यहाँ से इस तरह से आपके पास हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos phi। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ रिजल्टेंट कैपिटल R स्क्वायर। नाउ आफ्टर टेकिंग दिस इट्स स्क्वायर रूट, we have R is equal to under root A square plus B square plus twice AB cos phi. So this is the value of magnitude of vector capital R, which is the mod of vector A plus vector B. So in this way we have got this capital R, which we have got by using law of parallelogram, and this is called as mathematical form of parallelogram, जिसको आप इसका गणितीय रूप बोल सकते हैं हिंदी में अगर बोलेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म आप बोलेंगे। सो नाउ वी कैन इरेज दिस। और यहाँ पे अब एक सवाल और आता है कि जो हमारा ये रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, ये वेक्टर ए से कितने एंगल पे झुका है, कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे थीटा लिया हुआ है, तो वो थीटा भी आप निकाल सकते हो। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम देखें, बड़ा वाला ट्रायंगल अगर आप देखो तो ये O हो गया, यहाँ पे M हो गया, यहाँ पे C हो गया, तो ये एंगल हमारा थीटा है। और OM की वैल्यू जो थी यहाँ पे, यहाँ तक तो OA था, OA की वैल्यू थी A स्मॉल है, और AM की वैल्यू आपने पहले से निकाला हुआ है B cos phi, इसकी वैल्यू है हमारे पास B cos phi यहाँ से यहाँ तक, और ये CM की वैल्यू जो आपने निकाला है इट इज़ B sin phi। तो अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस है, तो tan थीटा को अप्लाई करेंगे। नाउ वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, हिंदी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा CM अपॉन OM, यानी tan थीटा की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू CM की वैल्यू है B sin phi, दिस डिवाइडेड बाई OM के जगह पे A प्लस B cos phi लिखेंगे, A प्लस B cos phi, ये आपका tan थीटा की वैल्यू आती है, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू पा जाते हैं। सो वी हैव दिस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B sin phi अपॉन A प्लस B cos phi। सो दिस इज a very useful formula to calculate angle theta, which is the angle of inclination of vector R with first vector vector A। यहाँ पे वेक्टर A के साथ कितने एंगल पे झुका हुआ है ये आपने निकाल लिया। अगर ये निकालना हो सपोज, तो ये एंगल कितना होगा, वेक्टर B के साथ कितना एंगल पाएंगे आप, इट इज phi माइनस थीटा। तो वेक्टर B के साथ वेक्टर R कितने एंगल पे झुका है, इट इज phi माइनस थीटा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो वेक्टर ए के साथ अगर झुका हुआ है वो एंगल आप देख रहे हो, तो जो दूसरा वाला यहाँ पर वेक्टर हमने बनाया था उसके साथ, उसके मॉड के साथ साइन कर दो, फिर ए के साथ में उसी का कॉस करके उसके साथ ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्म जो पैरेललोग्राम का मेथड का हमको मिलता है वो चीज़ हम यहाँ पे पा जाते हैं। तो अब कंडीशन हमने देख लिया कि जो r है उसकी वैल्यू थीटा पर डिपेंड करती है। थीटा इन द सेंस फाई, सॉरी, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी वी हैव टेकन फाई एक्चुअली। तो यहाँ पे फाई पे डिपेंड करेगा और ये थीटा की भी वैल्यू आप फाई पे डिपेंड कर रही है, ए और बी के साथ साथ, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर देखें, अगर थीटा की वैल्यू यानी ये जो रिजल्टेंट है अगर फर्स्ट वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो तो एज वी नो tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये पता है। और यहाँ से हमारे पास देन वी हैव दिस b sin phi अपॉन a प्लस b cos phi इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो अगर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, हर शून्य हो जाए, तो फिर ये चीज़ पूरी इन्फिनिटी बनेगी। सो वी हैव दिस a प्लस b cos phi इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम cos phi की वैल्यू निकालेंगे, इट इज़ माइनस a अपॉन b। सो phi इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस a बाई b। तो अगर ये पूछा जाए कि दो वेक्टर हैं, उनका परिणामी पहले वेक्टर के साथ 90 अंश के कोण पर झुका है, तो फिर उन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल क्या होगा, देन यू कैन जस्ट यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली। phi is equal to cos inverse minus a upon b, where a is magnitude of first vector while b is magnitude of second vector. So in this way we have learnt about mathematical form of law of parallelogram. यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट करेंगे और जहाँ पर भी आपको दिक्कत है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से दोबारा उसको पढ़ा सकता हूँ। इसमें कोई भी डाउट है, कहीं पे भी आपको कोई शंका है तो अगर आप पूछते हैं तो देन आई विल ट्राई टू गिव आंसर। जहाँ तक मेरी पहुँच होगी मैं बताऊँगा। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ करके हमने दो वेक्टर का उसका रिजल्टेंट निकाला, दो वेक्टरों को जोड़ा हमने, पैरेललोग्राम मेथड का प्रयोग किया हमने, और वही आपका पैरेललोग्राम लॉ भी है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी है, और जो कि एकदम प्रैक्टिकली ट्रू है और इसको आप एक्सपेरिमेंटली कर भी सकते हैं। अब इसका बहुत सारे जगह पे यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम धनुष को देखें, धनुष तो उसमें ऐसे वो धागा रहता है, अगर यहाँ पे एक तीर हो जिसको बाण बोलते हैं, हम लोग महाभारत और रामायण के सीरियल में भी देखे थे कि भगवान राम चलाते हैं धनुष को या बाण को चलाते हैं, तो यहाँ पे ये रस्सी होती है, रस्सी, ये रस्सी आप देखो, तो ये एक टेंशन जो होगा फोर्स होगा, इधर ये एक फोर्स क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है, और इधर भी एक टेंशन क्रिएट होता है। तो ये दोनों टेंशन जो क्रिएट हो रहे हैं ये तो फोर्स ही है एक्चुअली, तो इनका रिजल्टेंट इसके ऊपर लगता है, ये रिजल्टेंट लगता है, और ये जो रिजल्टेंट लगता है उसके वजह से ये जो हमारा एरो है, बाण है, तीर है, वो आगे निकल जाता है और यहाँ पे कोई भी दुश्मन है उसको हिट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ देख सकते हैं, जहाँ पे फोर्स को आप समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कभी आपने गुलेल का प्रयोग किया हो चिड़िया मारने के लिए या किसी आम को तोड़ने के लिए पत्थर से, तो वहाँ पे भी हम इस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को देख सकते हैं, वहाँ पे भी फोर्स लगता है। और जहाँ पर गुलेल का यूज़ होता है हमने देखा है कि वो ऐसा लकड़ी का ही रहता है, तो और यहाँ पे भी आप, यहाँ दो रबर की स्ट्रिंग होती है, एक्चुअली रबर की स्ट्रिंग एक ही रहती है, और यहाँ पे हम कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा बांध वो किए रहते हैं, तो यहाँ पे भी दो फोर्सेस
हो जाते हैं। एक्चुअली दोनों फोर्सेस तो सेम ही होते हैं। तो अब इनका जो रिजल्टेंट है, इसके पत्थर के ऊपर इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स लगता है, यहाँ पे एफ नेट बोल सकते हैं, या रिजल्टेंट फोर्स लगता है और उसके वजह से ये आगे निकल जाता है। तो हमने देखा कि पैरेललोग्राम मेथड या पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, अगर कोई भी नियम वेक्टर के लिए लागू है तो जितने भी टाइप के वेक्टर होंगे, चाहे फोर्स हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, वो सब के लिए लागू होगा। तो उसको हमको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। सो इन दिस वे वी हैव लर्नड अबाउट मेथड ऑफ पैरेललोग्राम बाय विच वी कैन ऐड अप टू वेक्टर्स। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। एक्चुअली इस कड़ी में अभी हम एक चीज़ हमारे पास और भी है, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। लेकिन जब तक हम और भी चीज़ें आगे नहीं पढ़ लेते हैं, फिर उसके पहले हम एनालिटिकल मेथड नहीं पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स पे चर्चा करेंगे। एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर हों, फिर हम कैसे जोड़ते हैं वो चीज़ समझते हैं। तो उसके लिए सबसे जो प्रचलित विधि है, जो सबसे फेमस मेथड है, विच इज़ कॉल्ड एज पॉलीगन मेथड। यहाँ पे भी हम ज्योमेट्रिकल मेथड की बात कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल मेथड हमारा दोनों जगह यूज़ होगा, चाहे वो 2 वेक्टर्स के लिए हो या 2 से ज़्यादा हो। तो पॉलीगन मेथड ज़्यादा प्रचलित है। हालांकि हम इसको ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं। तो ट्रायंगल मेथड को भी आप अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर पॉलीगन मेथड को अप्लाई कर सकते हो। दोनों तरीक़ों से हम मोर देन 2 वेक्टर्स को एडअप कर सकते हैं। तो ट्रायंगल मेथड हमारा वही है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3, 4 और 5, 3, 4, 5 को हमको जोड़ना है और हमको केवल 2 डिजिट को ही जोड़ना आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 4 को जोड़ लेंगे, 3 + 4 को हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 को जोड़ते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास फाइनली 12 मिल जाता है। वैसे ही अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हो गए, 3 वेक्टर हो गए, 4 हो गए, मान लीजिए 3 वेक्टर हैं, तो सबसे पहले हम 2 वेक्टर को जोड़ के रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर उसके रिजल्टेंट में तीसरा वेक्टर जोड़ेंगे, फिर फाइनल रिजल्टेंट मिलता है। ये हमारा ट्रायंगल मेथड होता है। तो इसमें कोई बहुत वो वाली बात नहीं है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आप देखें कि हम इसको कैसे करते हैं। ट्रायंगल मेथड अगर हम 2 से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने के लिए यूज़ करेंगे तो कैसे होगा, इसको थोड़ा समझें। हमने मान लिया हमारे पास एक वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है। सपोज हमको तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। वी हैव टू एड अप और वी हैव टू सम अप दीज 3 वेक्टर्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो हम ट्रायंगल मेथड में कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले 2 ही वेक्टर को सिलेक्ट करें। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले हम जोड़ेंगे बस। तो वेक्टर ए फिर इसके हेड से वेक्टर बी का टेल जोड़ दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। हमने मान लिया ये वेक्टर r1 है। अब यहाँ पे वेक्टर r1 जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट आया। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम हटा सकते हैं क्योंकि उसका रिजल्टेंट वो तो हो गया। तो अब वेक्टर r1 में आप वेक्टर c को ऐड करेंगे ज्योमेट्रिकली, जैसे जितने एंगल पर वो होगा उतने एंगल पे हमने वेक्टर c को ड्रॉ किया। इसके बाद फिर वेक्टर r1 और वेक्टर c का रिजल्टेंट निकलता है एंड इट इज़ वेक्टर r एंड दिस वेक्टर r इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखें इट इज़ वेक्टर r1 प्लस वेक्टर c। बट व्हाट अबाउट वेक्टर r1? Vector r1 gave us what? Vector a plus vector b. If we put this value, its value vector r1 is equal to vector a plus vector b, then we have this vector r is equal to vector a plus vector b plus vector c, which was my main target कि मुझे वेक्टर r निकालना था, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c निकालना था और हमने ट्रायंगल मेथड से लगा दिया।
तो हमने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ किया कि जैसे 3, 4 और 5 तीन संख्या हो जोड़नी है, हमको केवल 2 ही संख्या जोड़ना आता हो तो पहले 2 को जोड़ के उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें तीसरा जोड़ेंगे, फिर आपके पास वैल्यू आएगी। तो ऐसे ही 4, 5, 6, 7 कुछ भी हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल मेथड को अगर हम जनरलाइज कर दें देन इट बिकम्स पॉलीगन मेथड। और पॉलीगन मेथड में सीक्वेंस हमारा वही है जो ट्रायंगल मेथड में हमने जो किया था, माने पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ेंगे, वही ऑर्डर रहेगा। तो इसमें एक से ज़्यादा वेक्टर, मान लीजिए हमारे पास 3 वेक्टर हैं, यहाँ पे हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी ही लिया है, तो इसके बारे में ज़रा देखें। तो पॉलीगन मेथड जो है, पॉलीगन क्यों बोलते हैं? पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। तो 3 से ज़्यादा भुजा वाला कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है वेक्टर से, इसके लिए इसका नाम पॉलीगन मेथड कहलाता है। तो सबसे पहले पहला वेक्टर हमने ड्रॉ किया। अब पहला किसी को भी मान सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। वेक्टर ए हमने ड्रॉ किया, फिर एंगल का ध्यान देते हुए कीपिंग एंगल सेम, जहाँ पे वेक्टर बी ड्रॉ किया, फिर वेक्टर बी से हमने वेक्टर सी ड्रॉ कर दिया। अब जो पहले वेक्टर का टेल था और लास्ट वेक्टर का हेड दोनों मिला देते हैं। तो हमने पहले वेक्टर का टेल यहाँ पे था, लास्ट वाला वेक्टर हमारा सी था जिसको हमने बनाया ड्रॉ किया था, उसका मिलाया, तो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर आर आ गया। और यही तीनों का रिजल्टेंट होगा, यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इस तरह से हमने देखा। और चूंकि यहाँ पे एक ये चतुर्भुज बन गया, 1 2 3 4, यानी पॉलीगन बन गया, इसलिए हम इस मेथड का नाम पॉलीगन मेथड कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से इन द सेम फैशन वी कैन ऑल्सो एड अप 4 और मोर वेक्टर्स एंड लाइकवाइज वी विल गेट द रिजल्ट। एक्चुअली पॉलीगन मेथड के पहले हमने ट्रायंगल मेथड पढ़ा था, वहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। सिमिलरली वी हैव ऑल्सो वन मोर लॉ विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स। अब लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स क्या है, इस पे जो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक्चुअली मान लीजिए कोई भी एक पॉलीगन है, पॉलीगन इन द सेंस 3 से ज़्यादा भुजा वाला कोई भी, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो एक अगर वो सारी उसकी सारी साइड्स किसी भी एक साइक्लिक ऑर्डर में हमने बनाया वेक्टर के द्वारा, साइक्लिक ऑर्डर में, तो ये जो नियम है वो ये बोलता है इन सभी वेक्टरों का जो परिणामी होगा वो शून्य होगा। So if a vector polygon is closed whose all the sides are represented by corresponding vectors taken in a particular cyclic order, then their resultant will be 0. तो यहाँ पे वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है, फिर वेक्टर बी की, तो हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर आप देखो, अगर मैं ये कहूँ कि केवल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी का ही रिजल्टेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? अभी हमने पॉलीगन मेथड पढ़ा। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालना हो तो हम यहाँ पे माइनस ऑफ वेक्टर ई कर देंगे, वेक्टर ई को ट्रांसफर करेंगे, इट बिकम्स माइनस ऑफ वेक्टर ई। तो वेक्टर ई इस डायरेक्शन में है, माइनस निकालने के लिए हमको इधर करना पड़ेगा। तो ये जो होगा ये रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, एंड वी हैव टेकन वेक्टर ई अलोंग दिस डायरेक्शन, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ वेक्टर ई। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट polygon method and parallelogram method of vector addition. So I hope आपको समझ में आया होगा लेक्चर। जहाँ पर भी कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई भी दिक्कत है, तो आप
without any hesitation you can just ask the question. I will try to give your answer. Okay, so thank you for being with me.